चुनाव की बात हो और फिर ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप न लगे तो लगता नहीं है कि हम भारत के चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव की जब भी बात की जाती है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस बात पर हरदम अड़ जाते हैं कि ईवीएम सही है या फिर गलत है। अब ईवीएम को लेकर के तरह तरह के लोगों के मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं और हमने सोचा कि जब चुनाव की बात हो रही है तो क्यों ना हम ईवीएम के बारे में बात करें और ईवीएम के बारे में आपको बताएं कि आखिर क्या यह संभव है कि ईवीएम टेम्परिंग की जा सके या फिर ऐसा संभव है क्या कि किसी और प्रत्याशी को आप वोट दें और आपका वोट किसी और प्रत्याशी को चला जाए। इन्हीं सब बातों के पर विचार करेंगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहली बार ईवीएम का विचार कब आया था? तो 1977 में ईवीएम का विचार आया था और उसके बाद यह तय किया गया कि ईवीएम से अब चुनाव किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता क्या है? तो वोट डालने का एक ऐसा विद्युतीय तरीका है जिससे आप वोट डाल सकते हैं और पेपर बैलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब 1977 में यह तय किया गया कि ईवीएम हो सकता है या फिर ईवीएम से वोट डाला जा सकता है और 1979 में हैदराबाद के ECIL नाम की एक कंपनी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोटोटाइप तैयार किया था ईवीएम का। उसके बाद 6 अगस्त 1980 का समय आता है और चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जाता है और फिर ईवीएम का डेमो दिया जाता है। फिर 1982 में केरल के पेरूर विधानसभा सीट पर एक चुनाव होना था, उपचुनाव, और उस उपचुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था। उस उपचुनाव में 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के जरिए वोट डाला गया था, लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को खारिज कर दिया और जीते हुए उम्मीदवार का उम्मीदवारी रद्द कर दिया। इसके पीछे कारण ईवीएम टेम्परिंग नहीं था। इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि इससे पहले कानून नहीं बनाया गया था या फिर संसद में इस बात की ग्वाही नहीं दी गई थी कि ईवीएम के द्वारा भी वोट डाला जा सकता है। उस समय तक जो आधिकारिक तरीका वोट डालने का था वो सिर्फ बैलेट पेपर था और इस कारण से इस अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इस चुनाव को रद्द कर दिया क्योंकि इसके पहले नियम नहीं था कि आप ईवीएम से वोट डाल सकते हैं। उसके बाद 1989 में कानून बनाया जाता है संसद में और उसके बाद यह तय किया जाता है कि अब ईवीएम से वोटिंग होने लगेगा। 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया जाता है। वो चुनाव सुधार समिति जो है कई चीजों को ध्यान में रखती है, फिर सर्वदलीय बैठक बुलाती है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का, और उसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला दिया जाता है कि बिना देर किए ईवीएम का प्रयोग वोटिंग के लिए किया जाना चाहिए। उस आयोग ये भी कहती है कि यह बेहद ही मजबूत तरीका है तकनीकी रूप से और सुरक्षित और पारदर्शी भी है। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कुछ विधानसभा सीटों पर ईवीएम से वोटिंग कराया जाता है। फिर 1999 में जब आम लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब 46 लोकसभा सीटों पर ईवीएम से वोटिंग कराई गई। उसके बाद 2000 का समय आया। 2000 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना था और वहां के 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम के माध्यम से वोटिंग कराया गया। फिर 2001 का समय आया। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल ये वो राज्य थे जहां के विधानसभा में पूरे तौर पर ईवीएम से वोटिंग की गई। मतलब कि पोस्टल बैलेट का एक भी सीट पर उपयोग नहीं किया गया, बैलेट पेपर का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से वोटिंग करवाई गई। उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव वो पहली बार हुआ कि 543 के 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के माध्यम से वोटिंग कराई गई। ये तो हम आपको बता दिए कि ईवीएम का इतिहास क्या रहा है। अब हम बताएंगे कि ईवीएम काम कैसे करता है, ईवीएम की खूबी क्या है और उसके बाद उसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो ईवीएम जो है 3 हिस्सों में बटा होता है। एक बैलेट यूनिट होता है जिससे लोग वोट डालते हैं। आप जब जाते हैं और जो बटन दबाते हैं वोट डालने के लिए, वो बैलेट यूनिट के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट जो है
वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है बाहर बैठा रहता है, जिसके पास कंट्रोल यूनिट रहता है, और ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपस में 5 मीटर लंबी तार से जुड़े रहते हैं। उसके बाद आता है वीवीपैट। वीवीपैट वो मशीन है, जब आप वोट डाल देते हैं तो उस मशीन पर दिखाया जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी का नाम और सिंबल आपको उसमें दिखाई देता है। और वीवीपैट मशीन पर जब ये सिंबल दिखाई देता है तो ये महज 7 सेकंड तक दिखाई देता है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें खर्च कितना आता है। तो बैलेट यूनिट जो होता है उसका दाम जो होता है 7900 से 8000 के आसपास होता है। कंट्रोल यूनिट का दाम जो होता है 9800 से 10000 के आसपास होता है। और फिर वीवीपैट मशीन जो होता है उसका दाम लगभग 16000 के आसपास होता है। ये इतना खर्च पड़ता है एक जगह पर चुनाव करवाने में। प्लस उसके बाद ईवीएम में, एक ईवीएम में 16 उम्मीदवारों को ही रखा जा सकता है, और अगर 16 से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो अलग ईवीएम लगाना पड़ता है, और एक मशीन में 4 ईवीएम कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये कि एक बार में 64 प्रत्याशियों के लिए ईवीएम का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद वीवीपैट मशीन, यानी कि उसका फुल फॉर्म जो होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें पेपर पे छप के आता है, जब आप वोट डालते हैं तो उस जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उसका नाम और सिंबल उसमें छप के आता है, और वो 7 सेकंड पर तक स्क्रीन पर दिखने के बाद वो पेपर नीचे गिर जाता है, जिसको बाद में काउंटिंग के समय गिना जाता है। और उसके बाद ये तय किया जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से 5 वीवीपैट मशीनों को उठाया जाता है, जो बिना किसी उसके होता है कि कहाँ का उठाया जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। बस 5 को ऐसे ही उठाया जाता है और उसके बाद जांच किया जाता है ईवीएम से कि क्या उन दोनों के वोटों की संख्या समान है। अगर समान नहीं है तब उस सूरत में चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो इसके अंदर जो होता है एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, जिसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। मतलब ये कि इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगता है उसका प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, उसको रीराइट नहीं किया जा सकता। और इस कारण से ईवीएम को कभी भी टेम्पर नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि ईवीएम पर जो आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम की टेम्परिंग हुई है या फिर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये सामान्य तौर पर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कि एक ईवीएम से मैक्सिमम 3840 वोट ही डाले जा सकते हैं। मतलब एक मतदान केंद्र पर 3840 वोट ही ईवीएम के माध्यम से डाला जा सकता है। हालांकि जो मतदान केंद्र होता है सामान्यतः 1200 से 1500 आबादी के लिए ही एक मतदान केंद्र होता है, तो उस लहजे से भी ये ठीक है। उसके बाद सबसे अहम चीज ये कि बूथ कैप्चरिंग का मामला ईवीएम के साथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ईवीएम के द्वारा अगर आप वोट डालते हैं तो 1 मिनट में महज 5 वोट ही आप डाल पाएंगे। अब आप समझिए कि अगर बूथ कैप्चरिंग करते ही हैं तो वो समय बीतता जाएगा और वो उतना वोट नहीं डाल पाएंगे, और ईवीएम के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकता है। जहां बैलेट पेपर की अगर हम बात करें तो घंटों में हजारों और लाखों की संख्या में बैलेट पेपर की छपाई हो सकती है, वहीं ईवीएम में महज 1 मिनट में मात्र 5 वोट ही डाला जा सकता है। तो इस लहजे से ईवीएम जो है बेहद सुरक्षित है और बेहद पारदर्शी माना जा सकता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ईवीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।